जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड, देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी ने हमारी जीवन शैली, दिनचर्या पूरी तरह से बदल के रख दी है। पोस्ट कार्ड से लेकर मोबाइल तक, बैलगाड़ी से लेकर शाम तक और रेडियो से लेकर स्मार्ट टीवी का जो सफर है, इसने पिछले 2 से 3 दशकों में हमारे जीवन को पूरी तरह बदल के रख दिया है। और अब पहले जो हम चिट्ठियों का इंतजार करते थे, आप जानते होंगे पोस्ट कार्ड बोलते थे, वो इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन ने संचार को बहुत ही आसान कर दिया है। पहले परिवारों को इंतजार रहता था कि मेरे बेटे की चिट्ठी आएगी, मेरा फलाना रिश्तेदार वहां रहता है, लेकिन अब वो व्हाट्सएप के जरिए बिल्कुल कुछ सेकंडों में आपका मैसेज वहां तक पहुंच जाता है। पहले परिवारों में बहुत नजदीकियां थी, अब जितनी संचार सुविधा हमारे बीच में बढ़ रही है, उतना ही दूरियां परिवारों में बढ़ रही हैं। आज की भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, सिर्फ वो भाग रहा है, भाग रहा है और भाग रहा है। तो हम आपके लिए ला रहे हैं जिंदगी प्लस, जो रविवार सुबह 10 बजे प्रसारित होगा, जिसमें हमारे साथ हैं फाइनेंशियल डॉक्टर मोहित अग्रवाल। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई यार, फाइनेंशियल डॉक्टर का क्या मतलब है, क्योंकि इनका मानना है कि पैसा और हेल्थ दोनों आवश्यक है। तो सर, पहले तो मोहित अग्रवाल जी हैं, अगली बार से एपिसोड में यही रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा। मैंने कहा पहले इनका परिचय करा दें और थोड़ा इसके बाद हम उत्तराखंड राज्य को लेकर भी बात करेंगे। तो सर, मैं जानना चाहूंगा, जो पैसा और हेल्थ, इन दोनों को चीजें आपको आपने बताया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए अनिल जी, एक खुशहाल जीवन की परिकल्पना बिना पैसे और अच्छी सेहत के नहीं की जा सकती। इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति के पास जिसके पास खूब सारा पैसा है लेकिन बीमार है, वो उस पैसे को सही तरह से एंजॉय नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एक व्यक्ति के पास सेहत है लेकिन साधन नहीं है, वो एंजॉय नहीं कर सकता। तो असलियत में एक प्रॉस्पेरस लाइफ की जो परिकल्पना है, वो तभी की जा सकती है जब दोनों चीजें हैं। सवाल खड़ा होता है कि जो इंपॉर्टेंस हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए देते हैं, क्या वही इंपॉर्टेंस हम अपनी वेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी देते हैं? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हम सब लोग आज स्वस्थ हैं और जवान हैं। हम जिंदगी भर चाहते हैं कि स्वस्थ और जवान रहें, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है। वो कौन सी बातें हैं जो हमें हमारी सोच से दूर कर रही हैं, जिसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे हाथ में है, कुछ मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या नहीं है? समय। मैं आज अगर 40 साल का हूं, तो आने वाले 10 साल के बाद मैंने 50 साल का होना ही होना है, मैंने बूढ़ा होना ही होना है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि पोल्यूशन है, मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। तो जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में अलग बात करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे हाथ में है, जैसे कि गंदी आदतें। मुझे वेट पुट ऑन नहीं करना है, मुझे गलत नहीं खाना है, तेल भुना नहीं खाना है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम पैसे की बात करें, मैं आज अगर अच्छा लाइफस्टाइल पैसे के कारण मेंटेन कर पा रहा हूं, मैं चाहता हूं मैं जिंदगी भर इसको मेंटेन कर दूं, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम चाहें तो वही अगेन दो बहुत सारे फैक्टर हैं, दो फैक्टर ऐसे हैं जो मेरी इच्छाओं से मुझे दूर कर रहे हैं। जिसमें पहला फैक्टर है जो मेरे हाथ में नहीं है, जैसे महंगाई, जैसे कि इनकम टैक्स, ठीक है ना। इन दो, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं इन्हें बीट कर सकता हूँ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे हाथ में है, मैं ओवर स्पेंडिंग से बच सकता हूँ, मैं गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बच सकता हूँ। आज साइबर अरेस्ट आता है, मैं उससे बच सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगर बाय द वे हम अच्छी तरीके से देखें तो हमारे को जीवन में केवल एक ही चीज आनी है, वो है हमें सही मैनेज करना आना चाहिए। आज की तारीख में हर व्यक्ति साधन चाहता है, लेकिन असलियत में साधन को चाहने से ज्यादा जरूरी उस साधन का उपयोग करना है। आज आप नोट करके देखिए, हम जिस भी चीज से परेशान हुए हैं, वो परेशानी का सबब सिर्फ एक है कि हमें मिली हुई ताकतों का हमने मिसयूज किया। अभी देहरादून ने एक बहुत बड़ी आपदा देखी है, सहस्रारा में। ये सहस्रारा में आपदा कहां से आ गई, ठीक है ना। हम लोगों के पास साधन थे, हमने अननेसेसरी बिना सोचे समझे, मेरे को 2 रूम सेट की जरूरत है, हमने 4 रूम सेट बनाया। लेकिन सर, आपकी बात में मैं काटना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा अगली एपिसोड आएगा उसमें आपदा को लेकर भी के ही विषय में बात करेंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड हो चाहे और अन्य पहाड़ी राज्य हो, हमसे लगा हुआ हिमाचल है, वहां भी यही हालात है। लेकिन वहां की परिस्थितियां, वहां के लोग थोड़े जागरूक है, ऐसा मैंने सुना है। यहाँ के भी जागरूक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लालच आदमी हमें इस आपदा की ओर भी धकेल रहा है। हम अपने, जो मेरा मानना है, हम आपदा को रोक नहीं सकते, लेकिन हम जान माल और जो नुकसान है
उसको हम कम कर सकते हैं। तो इस बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। तो अभी बात करते हैं थोड़ा सा उत्तराखंड राज्य के जो पृष्ठभूमि है, कैसे राज्य बना, क्या इसके पीछे सब कुछ रहा, तो उस बारे में अब चर्चा करेंगे। तो हर संडे देखिए जिंदगी प्लस फाइनेंशियल डॉक्टर मोहित अग्रवाल के साथ। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य से जुड़ी हुई। मैं जानना चाहूंगा उत्तराखंड राज्य के बारे में, जो उत्तराखंड राज्य बना ये कब बना? उत्तराखंड राज्य की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 9 नवंबर 2000 सन 2000 में। तो ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बना। बिल्कुल। मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य अलग जो पहाड़ी राज्य है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हाँ देखिए, इसकी जरूरत थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी है जो लोग मुख्य धारा से थोड़े दूर है, ठीक है, उनको मुख्य धारा में लाना। अब छोटा सा एग्जांपल आरक्षण है, बहुत सारी है, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। क्यों देती है? कि जो लोग साधनों से थोड़े दूर है उनको साधनों में लाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल उसी तरीके से पहले जब उत्तर प्रदेश था तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ थी, और आज भी पहाड़ों, बहुत सारे पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी नहीं है। हम देहरादून से लखनऊ के बारे में बहुत मुश्किल से सोचते हैं, जो व्यक्ति गैरसैंण में या और ऊपर बैठा है उसके लिए तो बहुत दूर थे। तो इसी परिकल्पना के साथ सोचा गया क्यों ना जो राज्य है उसको अलग दर्जा दे दिया जाए, जिससे कि जो डिसीजन मेकिंग है वो उत्तराखंड के हितों में, उत्तराखंड के अंदर से लिया जाए, यहीं के स्थानीय लोग, यहाँ के लोगों की जरूरतों को देख के लिया जा सके। इसीलिए मतलब आपका क्या मानना है कि मान लीजिए हमारा दूरस्थ जनपद है चंपावत, हाँ, वहां से विकास बहुत दूर था, यानी कि लखनऊ का। उस विकास को लिए देहरादून या उत्तराखंड को अलग राज्य बनाना पड़ा। अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ, अभी 9 नवंबर आने वाला थोड़े दिनों में, जो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ये आज भी अस्थायी राजधानी है। लोगों की शुरू से डिमांड रही कि उत्तराखंड की राजधानी को गैरसैंण में बनाया जाए। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देहरादून में अस्थायी राजधानी बनाने के पीछे क्या कारण है? देखिए, उस समय के कुछ और कारण रहे होंगे, लेकिन मेरा अपना मानना क्या है कि हर एक व्यक्ति जो है वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, ठीक है ना। आज अगर हम किसी को बोलते हैं कि भैया उत्तराखंड से राजधानी गैरसैंण में शिफ्ट कर दिया है, तो जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा शायद तबका वो हो सकता है जो कंफर्ट जोन में है उत्तराखंड की राजधानी को देहरादून में रहने के। लेकिन असलियत में अगर हम थोड़े से ऊंचे स्तर पे, अगर आज ऊपर वाले की कृपा से हम लोग ऐसी पोजीशन में हैं कि हम इस मुद्दे के ऊपर अपने ऑफिस में बैठ के बात कर सकते हैं, तो हमें अपना जो विचारधारा है, हमारी जो मानसिकता है, उसको थोड़ा संकुचित नहीं रखना है, मतलब बड़ा सोचना है। जो व्यक्ति साधनों से बहुत दूर है, हमें उसके बारे में सोचना है। जब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य की, तो असलियत में हम लोगों को राजधानी एक ऐसी जगह पर बनानी चाहिए जहां जिसकी कनेक्टिविटी पूरे राज्य में ज्यादा हो, ठीक है। अगर आप बराबर हो, अगर हम आज राज्य की बात करें तो शायद देहरादून जो है वो एक कोने में है, जो कि अगेन मैदानी क्षेत्र के बहुत नजदीक है। मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ अभी भी, चंपावत से देहरादून की दूरी और चंपावत से लखनऊ की दूरी ऑलमोस्ट बराबर, बहुत फर्क होगा। अच्छा सर, दूसरा मेरा जानकारी जानना ये चाहता हूँ, जो उत्तराखंड आंदोलन हुआ उसकी शुरुआत कैसे हुई? उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत एक छात्र आंदोलन के साथ हुई। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो नौकरशाही थी या जो नेताशाही थी, उसके कुछ गलत डिसीजन के कारण एक विद्रोह ने रूप ले लिया। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जो छात्र आंदोलन हुआ था इसमें आरक्षण के रूप में शुरू हुआ था। हाँ, सबसे पहले एक आरक्षण जो भारत है ना, ये बहुत समझदार लोगों का है। ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो जैसे नेपाल में, ठीक है ना। ये असलियत में प्रूव करता है हमारी बुद्धिजीविता को कि हमारे यहाँ जो छात्र हैं उनका जो आंदोलन हो वो कितना समझदारी पूर्वक रहा कि हम लोगों ने डिमांड करी। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक हितों को भड़काने की कोशिश करें। उस समय इतने समझदारी वाले डिसीजन से उसका मतलब जो डिमांड की गई वो बहुत सोची समझी डिमांड थी कि भाई आप हमारे हितों के लिए ये करिए। तो ये बहुत अच्छी चीज। उत्तराखंड राज्य के जो क्या कहते हैं लड़ाई हुई, शुरुआत हुई, वो एक छात्र आंदोलन के रूप में हुई। धीरे धीरे राज्य की मांग में वो बदल गई। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ, अभी 2025 है, लगभग 26-40 राज्यों को बने हुए हो गए हैं, ठीक है। अस्थायी राजधानी इन्होंने विधानसभा बना दी सरकार ने लोगों की डिमांड को देखते हुए, और अस्थायी राजधानी है देहरादून। स्थायी राजधानी इसको बनाना नहीं चाह रहे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, राजनीतिक दल हो, कोई भी दल हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन दोनों दलों ने वही किया।
स्थायी राजधानी गैरसैंण नहीं जाने दी अभी तक। 26 सालों में जो उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना थी, क्या इन 26 सालों में, बीते 26 सालों में वो साकार हो पाई? आप क्या कहते हैं? हाँ, देखिए साकार तो हो पाई, लेकिन वो जो चीज है ना, वो देहरादून से जो कनेक्टिंग एरिया है वहां पर तो दिखती है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इससे अछूते हैं। ठीक है ना, उनके लिए आज भी, अब एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, मेरी बात को अदरवाइज ना लिया जाए, आज भी बहुत सारे जो नेता हैं जब वो अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो उनके पास हेलीकॉप्टर की सुविधा है, लेकिन हेलीकॉप्टर की सुविधा हर व्यक्ति के पास तो नहीं है। तो नौकरों जो नेता हैं, जो उनको उन साधनों को इस्तेमाल करना चाहिए जिन साधनों को आम जनता इस्तेमाल कर रही है, तब वो कहीं जाके उस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे कि भाई असलियत में गैरसैंण या चंपावत तक जाने के लिए पूरा दिन लगता है, वो कितने रिस्क है। और दूसरी बात सर ये है कि आप अगर चंपावत जाना चाहेंगे अगर, क्योंकि पहाड़ी जो क्षेत्र पड़ता है जहाँ से आप यहाँ से हल्द्वानी जाएंगे, आप डे नाइट सफर कर सकते हैं, लेकिन जब आप हल्द्वानी पहुंच जाते हैं वहां से फिर क्योंकि हिली एरिया था तो नाइट में ड्राइविंग गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, रिस्क होता है एक्सीडेंट का, तो वो आपका डिस्टेंस कहें या समय कहें और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में वहां तक सब कुछ पहुंचना भाई, आपके पास यहाँ चिकित्सा सुविधा है, आपके पास यहाँ हॉस्पिटल से बड़े बड़े, वहां आज भी शायद डॉक्टर हैं नहीं है वो वहां के लोग ही जानते हैं, तो मुझे जो लगता है अभी भी वो पिछड़े क्षेत्र में ही है। तो आप क्या मानते हैं कि वहां पे कैसे हम सब कुछ पहुंचा पाएंगे, ताकि वहां, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का, आदमी पहाड़ों से आके देहरादून आ रहा है, जब यहाँ एक परिवार सेट हो जा रहा है, फिर उसके बच्चे को लग रहा है मेरा बच्चे थोड़ा सा और ज्यादा पढ़े, फिर वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, अन्य मेट्रो सिटीज में जा रहे हैं, जो वो वहां पहुंच जाते हैं, फिर वो उससे आगे कनाडा और अमेरिका के सपने देखने लगते हैं। तो क्या एक समय में ऐसा नहीं होगा कि जो हाल ही पहाड़ी राज्य हमारे, जो जिनको हम घोस्ट विलेज भी कहते हैं पलायन के कारण, चाहे उसमें जंगली जानवर हो या अन्य जो प्रॉब्लम्स है, वही हाल क्या देहरादून या जो यहाँ के मैदानी क्षेत्र है उनका भी तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली है, और शायद हम इस प्रॉब्लम के साथ इसके सोल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे। एक बात बोली जाती है कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी कभी पहाड़ों के काम नहीं आई। उसका कारण क्या था? उसमें एक मुख्य कारण तो ये था वहां पे साधन नहीं थे, और एक और मुख्य कारण था। वो मुख्य कारण क्या था कि वहां के लोगों को देहरादून या बॉम्बे, दिल्ली में साधन ज्यादा दिखते थे। ठीक है ना, इसके कारण पलायन वहां हुआ। आज आप देखिए, जो स्थिति उस समय पहले पहाड़ों की थी वही स्थिति आज देहरादून की भी है। आज देहरादून में रहने वाला जो युवा वर्ग है वो देहरादून के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी बेंगलोर में दिख रही है, उसे कहीं बॉम्बे में दिख रही है, उसे कहीं दिल्ली में दिख रही है। तो विश्वास मानिए, वैसे ईश्वर ना करे मेरा जो सोचना है वो सही हो, जो घोस्ट विलेज ये हमारे अपने पर्सनल व्यू, ये हमारे पर्सनल, हम किसी के ऊपर कुछ थोप नहीं रहे हैं, जो हमें समझ में आया, क्योंकि हम बहुत बड़े जानकार ज्ञानी तो नहीं है, चर्चा जितनी हमारी बुद्धि थी इतनी हम बात कर पा रहे हैं। तो जो घोस्ट विलेज की बात हो रही है, कहीं ऐसा ना हो। आज भी मैं अक्सर जब सुबह वॉक पे निकलता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ लोगों के घरों में लोगों ने 2 मंजिले घर बनाए हैं। ठीक है ना, घर के आगे 4 दुकानें बनाई हैं, घर के ऊपर लगाया हुआ है कि किराए के लिए खाली है, दुकानों के आगे लगाया है किराए के लिए खाली है। आप सोचिए उस मानसिकता भी वो कैसे बन गया। ठीक है ना, लोगों के पास पैसा था, उन्होंने लगा दिया, दुकानों में बैठने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना, असलियत में उसकी चीज जरूरत ही नहीं है। 10-20 सालों से घर खाली पड़े हुए हैं। जो आपदाएं आई हैं ये क्यों है? क्योंकि हमने अपनी जरूरतों को नहीं समझा। ठीक है ना, एक बहुत अच्छी मैंने कहीं पे चीज पढ़ी थी कि आपका 5000 स्क्वायर फीट का घर है, असलियत में आपको जरूरत 1500 स्क्वायर फीट की है। तो बचे हुए 3500 है ना, उसमें आपकी ईगो रहती है, उसमें आपकी ईगो रहती है, आपको लोगों को दिखाना है। तो ये दिखाना क्यों है? ये दिखाना क्यों? आप समझिए, इस दिखावे के कारण आपने कितने संसाधनों का दोहन किया है। ये जो नदियों में घर बने हैं, अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था जो अभी देहरादून में आपदा आई है, जो हमारे जिलाधिकारी है समीन बंसल, इन्होंने एक रिसोर्ट को कुछ सेल किया या कुछ कार्रवाई की है, उसने मतलब नदी का रुख ही मोड़ दिया। बिल्कुल, तो उसने तो आपदा को खुद ही बुलाया ना। देखिए, मैं दिल से डीएम साहब को इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारी नौकरशाही भी, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने थर्माकोल का रिसोर्ट बनाया और वहां पर रख दिया। ठीक है ना, इसमें हर व्यक्ति जिम्मेदार है। मेरी चैनल के माध्यम से सर से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर, जो अंतिम और शुरू का व्यक्ति है ना, सबको इसके लिए अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। और इसके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमने एक अच्छा डिसीजन लिया कि उसके ऊपर बड़ी हमने पेनल्टी लगाई है, लेकिन जिन लोगों ने इसकी शुरुआत करी, जिसने बनने दिया, उनको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक और चीज, एक बार बहुत अच्छी एक बात बोली गई कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि
एक जंगल में आग लगी हुई थी, ठीक है। एक छोटी सी चिड़िया जाके बार बार अपनी चोंच में पानी लेके उसे बुझा रही थी। साथ में एक बाज बैठा हुआ है। बाज बोलता है कि तू क्यों नन्ही सी जान अपनी जान को खतरे में डाल रही है, तेरी इस चोंच भरी पानी से ये आग बुझेगी क्या? तो कहते हैं मेरा मानना ये नहीं है कि आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, जब भी इस आग का जिक्र भविष्य में होगा तो मेरा जिक्र हमेशा इस आग को बुझाने वाले में होगा और तेरा जिक्र हमेशा तमाशबीन होगा। तो डीएम साहब आपको मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूं कि आपने कम से कम वो डिसीजन लिया जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, दूसरी चीज मैं सर चाहूँ, जैसे आपने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्या इसमें जो वहां के स्थानीय लोग हैं क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? असलियत में देखिए सर, मुझे बोलते हुए मैं बहुत हैवी हार्ट से ये वाली बात बोल रहा हूँ कि हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए इस बात का आप समझिए, इस बात का सबसे बड़ा खामियाजा भी वही लोग भुगत रहे हैं जिन लोगों के आगे, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो जिन लोगों ने उस चीरहरण को होते हुए देखा, आज उन सब वो सारे लोग जो है पनिशमेंट मिला, ठीक है ना। जिन लोगों के सामने हुआ, क्यों नहीं उन्होंने उस समय आवाज उठाई? मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं यहाँ पर 100% सही नहीं हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप वो जो लड़ाई थी वो लेवल प्लेइंग पे चल रही थी, लेकिन हाँ तभी भी बात चिड़िया वाली को आती है, तमाशबीन तो बना नहीं जा सकता। तो चलिए आज आपका हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो जिंदगी प्लस में अगली बार मिलेंगे, आपदा के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।